तो इसमें हम लोग गैस टरबाइन के बारे में रिवाइज करेंगे। गैस टरबाइन के बारे में रिवाइज करने के लिए जैसे कि ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज गैस टरबाइन, है ना। एक कलर लेता हूँ मैं। तो गैस टरबाइन में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ये जो है हमारा कंप्रेसर है। तो पहले जो है यहाँ से एयर गया और कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ। फिर ये जाता है सीसी मतलब कंबसन चेम्बर। कंबसन चेम्बर में एयर जो है हॉट होगा और जो हीटेड हमारा एयर है वो गैस टरबाइन में जाएगा और टरबाइन से बाहर निकल जाएगा, है ना। और इस तरह से ये हो गया ओपन वाला सिस्टम। और इसमें अगर हम क्या करेंगे, कंप्रेसर से हीट एक्सचेंजर में गया और हीट एक्सचेंजर से मतलब टेम्प ये टरबाइन में गया, टरबाइन से फिर अगर इंटरकूलर लगा देंगे तो ये हो गया हमारा क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले में क्या डिफरेंट है, डिफरेंट इसमें ये है कि जो हीट एक्सचेंजर है मतलब यहाँ जो कंबसन चेम्बर है और यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है इसके बीच में ही हम हीट करा दे रहे हैं, ठीक है। अब भाई अब ये जैसे कि हो गया। तो ये हमने पीवी डायग्राम बनाया है। पीवी डायग्राम क्या होगा गैस टरबाइन के लिए कि सबसे पहले जो है ये जो है इस तरह से पहले कंप्रेशन हुआ 1 से 2 में और 2 से 3 में जो है हीट एडिशन हुआ कांस्टेंट प्रेशर पर। और फिर 3 से 4 में हीट का एक्सपेंशन होता है। और ये जो हमारा एरिया है दैट इज द नेट वर्क ऑफ द टरबाइन। और 3 से 4 वाला जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा, है ना, जो टोटल सेट करेंगे दैट इज द क्या हो जाएगा बेसिकली टोटल वर्क टरबाइन का ये सारा होगा। उसमें से जो इतना एरिया है ये हमारा वर्क डन बाई कंप्रेसर हो जाएगा, तो बचा हुआ वर्क टरबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने थोड़ा बहुत आपको बताने की चेष्टा की है। अब ये हमारा दूसरा क्या है कि टेम्परेचर और इंट्रोपी का डायग्राम है। टेम्परेचर और इंट्रोपी का डायग्राम में जैसे कि सबसे पहले कंप्रेसर ने क्या किया, हमने एयर को कंप्रेस किया 1 से लेकर के 2 तक। और फिर 2 से लेकर के 3 तक में हीट का एडिशन हुआ है, हीट सप्लाइड हुआ है। और 3 से 4 में क्या हुआ है कि टरबाइन ने काम किया है। और 4 से 1 में क्या हुआ है कि क्यू का रिजेक्शन हुआ है, ठीक। तो चलिए आते हैं। ब्रेटन साइकिल जो है ए प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल फॉर गैस टरबाइन एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 4 प्रोसेस, है ना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन वही एक तो हो गया हमारा कि कंप्रेशन प्रोसेस होता है। कंप्रेशन कौन सा, तो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है ना, ठीक है। ये वाला जो हो गया ये कंप्रेशन हो गया और ये वाला जो हो गया कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन हो गया। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कहने का मतलब यहाँ पर हीट का एडिशन हुआ, यहाँ पे हीट का एडिशन हुआ, ठीक है। तीसरा हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन इन द गैस। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है टरबाइन में हीट का एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर हीट का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हीट का रिजेक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा हीट का रिजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। एडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल में क्या होगा कि बेटर प्रॉपर्टीज वर्किंग सब्सटेंस लाइक हीलियम एंड आर्गन कैन बी यूज्ड। तो देखो हमारे पास दो तरह का साइकिल, एक क्लोज वाला साइकिल है और एक ओपन साइकिल है। ओपन साइकिल में क्या था, देखो ओपन साइकिल में ये मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है बट ये एक्चुअली ये खाली होता है, ठीक है। तो ओपन साइकिल में क्या है कि हमने एयर लिया और फिर यहाँ से एयर को फेंक भी दिया। लेकिन जो क्लोज साइकिल में क्या है कि जो हमारा फ्लूइड है वो इसमें जाते रहेगा, फिर वही बार बार सर्कुलेट होगा, है ना। तो इस तरह से होते रहता है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि जो एडवांटेज हमारा है कि बेटर प्रॉपर्टीज वर्किंग सब्सटेंस, मतलब जो बेटर प्रॉपर्टी वाले वर्किंग सब्सटेंस है जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, हम लोग उसको भी यूज में ला सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि एनी लोअर ग्रेड फ्यूल कैन बी यूज्ड बिकॉज वर्किंग सब्सटेंस इज नॉट मिक्सड विद द फ्यूल। मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो है फ्यूल के साथ मिक्स नहीं होता है। मतलब वर्किंग सब्सटेंस फ्यूल के साथ मिक्स नहीं होता, कहने का मतलब ये हमारा चेम्बर है। अगर ओपन होगा तो क्या होगा कि एयर जाएगा यहाँ से फिर बाहर चला आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि एयर चैम्बर में गया है, मिक्स हुआ है। क्लोज वाले में क्या होगा हीट एक्सचेंज होता है। वर्किंग फ्लूइड और हीट एक्सचेंजर जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, एक सरफेस से सेपरेटेड है ना। तो उससे क्या होगा कि एनी लोअर ग्रेड फ्यूल कैन बी यूज्ड, हम लोअर ग्रेड फ्यूल को यूज कर सकते हैं। इट कैन वर्क बिलो दी एटमोस्फेरिक प्रेशर, भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे भी ये काम करता है। they are more efficient and compact between the same maximum temperature and minimum temperature।
मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टरबाइन ब्लेड इरोजन का कोई समस्या नहीं होता है। डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज साइकिल, भाई क्लोज साइकिल का घाटा क्या है, साइकिल बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉस्टली, बल्कि ये सब होता है। एब्सोल्यूट लीक प्रूफिंग ऑफ बिलो एटमोस्फेरिक साइकिल इज वेरी डिफिकल्ट। भाई लीक प्रूफ बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऑफ बिंग बल्कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर द एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन, है ना। अब एयर स्टैंडर्ड एजम्पन्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि एयर इज द वर्किंग सबस्टेंस थ्रू आउट। इसमें क्या होता है कि हमारे गैस टर्बाइन में air is the working substance throughout and its chemical composition does not change. Okay. Second is that Cp, Cb and gamma values remains the constant respective of the temperature. Cp, Cb और gamma का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है irrespective of temperature. Change in kinetic and potential energy are very negligible, है ना। देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड एक्सपांसन प्रोसेस। जो हमारा कंप्रेशन और एक्सपांसन हो रहा था उसमें हम मान के चलते हैं कोई लॉसेस नहीं है। देर इज नो लॉस ऑफ द प्रेशर व्हेन फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। प्रेशर का भी लॉस नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। फॉर अ सिंपल ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीजेस एंड विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो। भाई जो हमारा प्रेशर रेशियो होता है ना, प्रेशर रेशियो के साथ हमारा एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा। जैसे कि ये हमारा रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी है और ये हमारा आरपी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर हम इस तरह डायग्राम बनाएंगे, यहाँ एफिशिएंसी लिखेंगे और यहाँ जो है हमारा आरपी लिखेंगे, तो होगा क्या कि पहले जैसे जैसे हम आरपी बढ़ाएंगे एफिशिएंसी जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। और ये जो है मान लेते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर फिक्स किया हुआ है आरपी। अब ये मान लेते हैं कि 1.4 है और हम चाहते हैं कि नहीं, अब दूसरा हम जो प्रेशर है रेशियो वो हमने बढ़ाया है, सपोज करो कि 1.66 कर दिया है। तो अब की बार जो ग्राफ बनेगा थोड़ा सा ऊंचा ऊंचे पर बनेगा, है ना। ये 1.66 का मैंने बनाया है, आरपी बनाया है। तो हम देख सकते हैं कि वही की एफिशिएंसी जो है आरपी के साथ तो बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो जा रहा है ना। और अगर हम ये सॉरी सॉरी ये गामा है, ठीक है, गामा के साथ साथ गामा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ऐसे होगा, ठीक है। चलो इससे बताओ, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम बैक वर्क रेशियो की बात करते हैं। तो वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो, तो जैसे कि हमारा जो साइकिल है उसमें एक कंप्रेसर का वर्क होगा और एक टरबाइन का वर्क होगा, ठीक है। तो बैक वर्क रेशियो जो है हमारा बैक पीछे वाला काम हो गया ना, तो नेगेटिव वर्क साइकिल की बात कर रहे हैं। तो कंप्रेसर जो है वो नेगेटिव वर्क साइकिल है और पॉजिटिव वर्क साइकिल टरबाइन है। तो हमारा बैक वर्क रेशियो जो होगा कंप्रेसर डिवाइड बाई टरबाइन होगा, ठीक है। अब ये सब कितना परसेंट होता है, ये सब इंटरव्यू के लिए है, मेंस के लिए छोड़ दीजिए। अब ये वर्क रेशियो की अगर हम बात करें तो वर्क रेशियो जो है नेट वर्क रेशियो क्या होगा। वर्क रेशियो इज समथिंग दैट वी बेसिकली डिजायर, है ना। तो नेट वर्क कितना है, बेसिकली नेट वर्क कितना है, और नीचे हमेशा वर्क बाय टरबाइन रहता है। तो ऊपर भी हमने देखा था टरबाइन है और बैक वर्क में वर्क कंप्रेसर है, इसमें क्या होगा नेट होगा। तो नेट वर्क डिवाइड बाई टेम्पर ये वर्क टरबाइन इज द वर्क रेशियो, जिसको आर डब्ल्यू सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पे डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी, यानी कि टरबाइन माइनस कंप्रेसर डिवाइड बाय टरबाइन हो जाएगा, 1 माइनस डब्ल्यू सी बाई डब्ल्यू टी हो जाता है। अगर आपको बैक वर्क रेशियो पता है तो 1 में से घटा देंगे तो आपका वर्क रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आइए एयर रेट की बात करते हैं। तो जैसे हमारा स्टीम कंजप्शन रेट था रैंकिन साइकिल में, वैसे यहाँ पर क्या है, एयर रेट है। तो कुछ भी नहीं है, आपका कितना रेट ऑफ फ्लो मास ऑफ एयर का है डिवाइडेड बाय टोटल पावर आपको जो मिल रहा है। ऐसा यूनिट में हम रखेंगे केजी पर सेकेंड में, पावर को आप किलोवाट में रख लीजिए, थोड़ा सा मैंने किलोमीटर यूज किया हुआ है ना। तो ये आप पावर को पुट करेंगे मास इंटू वर्क वर्क डन पर साइकिल, तो यहाँ से आपका जो है मास मास खत्म हो जाएगा, बचेगा वर्क नेट। अब देखिए यहाँ पर वर्क नेट हमने किस में रखा था, किलोवाट, तो था ही डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा ना। तो यानी कि ये हमारा किलो जूल प्रति केजी हो जाएगा। तो इस किलो जूल पे है, उसको हमें किलो वाट पर आवर में लेके जाना है, तो हमें 3600 से गुना करना पड़ता है। ये सब आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकते हैं। छोड़िए, अब कंबसन चैम्बर की बात करते हैं। कंबसन चैम्बर होता क्या है, जैसे कि अगर मैंने कंबसन चैम्बर का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, तो सीसी हमने दिखा रखा है। सीसी क्या है भाई, तो सीसी सीसी क्या है कि देखो, अगर हमारा जो कंबसन चेंबर है, कंबसन चेंबर है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा कंबसन चेंबर है। तो देखो मास ऑफ एयर यहाँ से आएगा और इसका होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एयर, एम सी पी यहाँ से गया और यहाँ से हमने फ्यूल भेजा है, ठीक है। फ्यूल भेजा है और इसका सी बी भी अपना होगा और निकलेगा क्या। तो देखो ये जो है ना, फ्लेम होने के बाद गैस के फॉर्म में निकलेगा, मतलब हीटेड एयर होगा वो, बेसिकली आग होगा बेसिकली। ये इसका जो है सीपी चेंज हो जाएगा, सीपी ऑफ द गैस मानेंगे। और यहाँ पर जो यहाँ से मास जा रहा था और यहाँ से जो फ्यूल जा रहा था, दोनों ऐड होकर निकलेगा, मास ऑफ द एयर प्लस मास ऑफ द फ्यूल निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो, ओपन इन द ओपन साइकिल गैस टरबाइन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय
combustion of the fluid and are and under ideal condition, the energy released by the combustion fuel should be exactly equal to the enthalpy rise of the gas. मतलब कि एनर्जी जो फ्यूल से रिलीज हुआ है और जो एंथैल्पी राइज हुआ है फ्यूल का, दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि मास ऑफ द फ्यूल इंटू सी बी इंटू कम्बसन एफिशिएंसी जो हो जाएगा डेट विल इक्वल टू मास ऑफ द एयर फ्यूल इंटू सी पी जी। वेरी गुड। और यहाँ जहाँ जो यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, T3 है टेम्परेचर, है ना। तो T3 माइनस जो है जो इनकमिंग आ रहा है एम इंटू सी पी, है ना। तो यही किया है एम ए इंटू सी पी इंटू T2 क्या है भाई, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, T2 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट हो गया, ये हमारा एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, है ना। अब एग्जाम में क्या होगा कि CPG और CPA मिलना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, जो दिया होगा CPA वही यूज कर लेंगे, बस इसको कॉमन मान कर चलेंगे, चूंकि एक्चुअली ये एम ही है, लेकिन चूंकि हमें CPG नहीं मिला इसलिए हमने CPA को यूज किया है, और यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे कर दिया है, ठीक है। T3 माइनस T2 कर दिया है। ये हमारा थोड़ा सा अप्रोक्स क्वेश्चन हो गया, ऐसे भी काम चल जाता है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसको छोड़ दीजिए, है ना। आइए यहाँ की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर रेशियो ऑन इफिशियंसी या नेट वर्क आउटपुट। मतलब प्रेशर रेशियो का क्या फर्क पड़ेगा, वो सब है। तो देखो एक्चुअली अभी न्यूमेरिकल बनाना है तो उसमें कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन चलो देखो मीन टेम ये क्या लिखा हुआ है, इन एक्चुअल वर्किंग गैस टरबाइन वर्क्स बिटवीन द टू टेम्परेचर लिमिट, है ना। वन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर विच डिपेंड्स अपॉन द मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द टरबाइन ब्लेड, एंड सेकंड इज द मिनिमम टेम्परेचर दैट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मतलब ये बोल रहा है कि दो टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करता है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि वो मटेरियल का कितना औकात है, जितना वो सह सकता है। दूसरा डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में क्या टेम्परेचर है। अब बोल रहा है कि अगर हम कंप्रेशन रेशियो को 1 मान के चलेंगे, दोनों का रेशियो 1 कर देंगे, तो बोथ इफिशियंसी एंड वर्क नेट विल बी जीरो। तो अगर दोनों का हम मतलब प्रेशर रेशियो सेम देंगे, मतलब कि भाई कंप्रेशन और जो हमारा एक्सपेंशन है दोनों सेम रेशियो पे हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आया कि भाई ये कोइंसाइड कर गया ना दोनों लाइन, तो यहाँ पर वर्क भी जीरो हो गया, मतलब कोई साइकिल इस तरह का बना ही नहीं, तो जीरो हो गया, और इफिशियंसी भी जीरो हो गया, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है। अब एज आरपीज इंक्रीज बोथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड एफिशिएंसी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द कंप्रेसर प्रोसेस एंड्स एट द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट। मतलब जैसे जैसे आरपी बढ़ाएंगे एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा, और जो है एफिशिएंसी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द कंप्रेसर प्रोसेस एंड्स एट मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट। जब मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट पे हमारा कंप्रेसर का एग्जिट होगा, उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा। एट दिस पॉइंट एफिशिएंसी बिकम्स इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एंड द नेट वर्क आउटपुट अगेन बिकम जीरो। और जब हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, तो नेट वर्क आउटपुट कितना होगा, जीरो होगा। तो कुछ भी नहीं है भाई, देखो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो हमारा आरपी का रेशियो होगा उसको याद करना है बस, बाकी सब भूल जाइए। तो टी मैक्सिमम बटा टी मिनिमम के पावर में गामा बाई गामा माइनस वन। भाई ये क्या है, आरपी क्या होता है, प्रेशर का रेशियो है ना, P2 बाई P1 का रेशियो है। हमें पता है कि भाई, हमें क्या पता है, T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 के पावर गामा माइनस वन बाई गामा होता है। अब ये P2 बाई P1 जो है आरपी, इसको मान लो, तो ये जो है गामा माइनस वन में गामा इधर जाकर कितना हो जाएगा, गामा बाई गामा माइनस वन हो जाएगा, है ना। तो ये सेम देखो यहाँ पे लिखा हुआ गामा बाई गामा माइनस वन लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑलरेडी नोन फॉर्मूला है, ठीक है। बस खाली इतना याद रखना कि मैक्सिमम बटा मिनिमम होता है। मैक्सिमम मिनिमम क्या क्या है, मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या है, तो कुछ नहीं, जैसे कि ये हम टरबाइन बना रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं, तो ये हुआ और ये हुआ। तो ये वाला जो है मैक्सिमम है, और ये वाला जो है मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ये 1 2 3 और ये 4 बात करते हैं। मतलब यही बता रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का वर्क कितना होता है, जीरो होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है गैस टरबाइन में, वो है 1 माइनस आरपी के पावर गामा माइनस वन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पॉज करके याद कर लीजिए, गामा इक्वल टू 1 माइनस आरपी के पावर गामा माइनस वन बाई गामा होता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वन मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होगा मिनिमम टेम्परेचर बटा मैक्सिमम टेम्परेचर, वन में से घटाने के बाद जो आएगा दैट इज द कार्नोट एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मुझे पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क जीरो होता है, और वो कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, मतलब यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है कि एज द आरपी इंक्रीजेज एफिशिएंसी इंक्रीजेज बिकॉज मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन अप्रोचेस द मैक्सिमम एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन अप्रोच टू द मीन टी मिनिमम, है ना। बकवास छोड़िए, अब आइए बात करते हैं कि किस कंडीशन में हमारा वर्क जो है साइकिल का, जो हमारा सपोज करो ये हमारा साइकिल है, ये हमारा साइकिल का वर्क है, तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम कब होगा, एक पर्टिकुलर आपका प्रेशर रेशियो होगा, उसका जो होगा डेट विल बी T2/T1 के पावर गामा बाई गामा माइनस वन। तो भाई T2/T1 के पावर गामा बाई गामा माइनस वन, T2 क्या है, T1 क्या है, वो सब छोड़िए। सिंपली आप देखिए कि ये जो ऑप्टिमम होगा ना, डेट विल बी इक्वल टू जो मैक्सिमम वाला हमने निकाला था। मैक्सिमम वाला क्या निकाला था, मैक्सिमम निकाला था ना कि भाई उल्टा करेंगे, ये प्रेशर रेशियो है तो आ जाएगा T2/T1 के पावर गामा
बाई गामा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आरपी मैक्सिमम जो होगा, ये हमने जो निकाला था आरपी मैक्स, उसका रूट ले लेंगे तो हमारा आरपी ऑप्टिमम निकल के आ जाएगा। तो वही है, आरपी ऑप्टिमम विल बी इक्वल टू आरपी मैक्स का रूट होता है, और ये जो होगा डेट विल बी बेसिकली आरपी मैक्सिमम कितना होता है, टी टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम टी थ्री बाई टी वन के पावर गामा बाई गामा माइनस वन हो गया। और ये जो टू दिख रहा है आपको, ये टू बेसिकली जब रूट करते हैं तो वन बाई टू आता है ना, वही वाला रूट टू है। ठीक है, आइए देखिए। और जनरल जो जो हमारा जनरल फार्मूला है गैस टरबाइन का एफिशिएंसी का, दैट इज एफिशिएंसी इक्वल टू वन माइनस आरपी के पावर गामा माइनस वन बाई गामा होता है, ठीक है। और ऑप्टिमम एफिशिएंसी जो होगा, दैट ऑप्टिमम एफिशिएंसी होगा, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम। मैक्सिमम की बात करते हैं तो सिंपल होगा वन माइनस टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम ये हो गया मैक्सिमम हो गया, अगर यहाँ पर हमें ऑप्टिमम चाहिए तो सिंपली वन माइनस टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम का पूरा रूट होगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही है कि मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम पावर या फिर वर्क के लिए, यानी कि ऑप्टिमम वाला की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं ना। तो टी थ्री टी मैक्सिमम टी वन टी मिनिमम, अब हम टी टू और टी फोर का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से मैं बनाता हूँ, थोड़ा साइकिल बनाता हूँ, देखिए। सॉरी, कहाँ गया मेरा कर्सर। हाँ, तो यहाँ पर आ गया है ना। तो यहाँ पर आ गया, जैसे कि मतलब ये यहाँ गया और ये यहाँ गया और ये यहाँ है और ये यहाँ है। ये हमारा टी थ्री है, और जैसे ये वन टू और ये थ्री है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टी टू और जो टी फोर है, ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में होगा, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा आप, ठीक है। टी टू और टी फोर बराबर होगा, वो कितना होगा, तो ये वन और थ्री का प्रोडक्ट का रूट में होगा। टी टू इक्वल टू टी फोर इक्वल टू टी मैक्स टी वन हो जाएगा। और जो नेट मैक्सिमम वर्क आएगा, डेट विल बी सी पी इंटू टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम का रूट रूट वाला स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने कुछ उसमें ही पढ़ा था, किसमें, तो जो हमारा ऑटो साइकिल होता है उसमें हमने कुछ पढ़ा था इस तरह से। उसमें क्या था, तो भाई सी भी था यहाँ पर, और टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम का वहाँ भी स्क्वायर था, और सी पी था, याद रखेंगे मैक्सिमम वर्क के लिए, है ना। और आर पी का जो ऑप्टिमम होगा, जो मैक्सिमम वर्क के लिए प्रेशर का रेशियो होता है, डेट विल बी मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला का रूट होता है बेसिकली, टी मैक्स टी मिनिमम गामा बाई गामा माइनस वन टू भी आ जाता है, ठीक है। और हमारा जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी है, दैट इज अगेन मैंने आपको बताया कि अंडर रूट टी मिनिमम टी मैक्सिमम वन में से घट जाएगा, आगे ऊपर आपको मैंने बता दिया था। देखिए, अब ये थोड़ा सा डायग्राम है, डायग्राम में क्या दिया हुआ है बेसिकली, ये एफिशिएंसी है और ये आपका जो है आरपी। आरपी मतलब प्रेशर रेशियो का हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। प्रेशर रेशियो क्या होता है, देखो प्रेशर रेशियो मतलब टू प्रेशर के बीच में हमारा साइकिल ऑपरेटेड है ना। तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर को जो डिवाइड करेंगे पी टू बाई पी वन, उसी को आरपी हमने नाम दिया है। तो आरपी इस डायरेक्शन में हमने इसको बढ़ाएंगे तो हमारा एफिशिएंसी जो है ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे वर्क नेट है, और यहाँ हमारा आरपी का रेशियो बनाएंगे, तो पहले बढ़ेगा ऐसे, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर हमारा ऐसे ये घटेगा, ठीक है। तो हमारा जो है देखो नेट वर्क मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर ऑप्टिमम जो है बीच में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कार्नोट का हमारा इस डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ये सब जो है इंटरव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मैं अभी इस लेक्चर में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात करते हैं। कुछ भी नहीं, देखो कंप्रेसर है ना, यहाँ पर क्या लगाया था, टरबाइन लगाया था, यहाँ पर हमने कंप्रेसर लगाया था। तो टी थ्री से फोर ए, जो थ्री से फोर एस है, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, फोर चला जाएगा। सिमिलरली वन से टू एस आना चाहिए था, लेकिन चला गया कहाँ, फ्रिक्शन के कारण टू पर चला गया। बाकी तो आपको पता ही है, अगर हमें ये क्या बोलते हैं कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालना है टरबाइन के लिए, तो भाई कुछ भी होगा तो रेशियो क्या होता है, छोटा बटा बड़ा होता है, ठीक है। तो छोटा क्या है, छोटा देखो एच थ्री माइनस एच फोर डिवाइडेड बाई एच थ्री माइनस एच फोर एच हो गया। यहाँ यहाँ पे छोटा क्या है, टू एस वन माइनस टू एस माइनस वन हो गया, डिवाइड बाई एच टू माइनस एच वन हो गया, ठीक है। वहाँ से आप निकाल लेना, जो भी जनरली एग्जाम में एफिशिएंसी दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली होता क्यों है। देखो, ड्यू टू द इंटरनल irreversibility, that is friction, compressor requires more work and turbine produces less work output. Isentropic efficiency is considered to take internal irreversibility and friction to account, फ्रिक्शन वगैरह को अकाउंट में रखने के लिए लेते हैं जनरली। तो वही आइसेंट्रोपिक जो है बेसिकली कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक वर्क बट एक्चुअल वर्क, टरबाइन के लिए एक्चुअल वर्क बट आइसेंट्रोपिक वर्क, मैंने आपको बस समझा दिया, बस उसे करेंगे, ठीक है। आइए नीचे बात करते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, देखिए।
बेसिकली जो हमारा टरबाइन था, टरबाइन बेसिकली हमारा ये है, ठीक है? ये बेसिकली हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर से जा करके हमारा पहले कंबशन चैम्बर में जाता था, गर्म होकर के टरबाइन से बाहर निकल जाता था। अभी क्या है कि टरबाइन से निकला हुआ जो एयर है वो ऑलरेडी हॉट है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक हीट एक्सचेंजर पास करेंगे। जो ये निकल के जा रहा है वो किसी चीज़ को गर्म करते हुए जाएगा। किसको गर्म करते हुए जाएगा? तो जो हमारा ये इनलेट वाला जो पॉइंट जा रहा है सीसी में, उसको ही पहले गर्म मतलब इस ये वाला हीट जो है इसको दे देगा, और फिर थोड़ा-सा हीट होकर के फिर जाएगा कंबशन चैम्बर में, है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम है। देखो 2 से लेकर के ये 3 तक, और 3 से 4 और 4 से 1 जो हमारा इस तरह से आ रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि देखो 2 से जो 1 है, जो हमारा 2 से 1 है, हाँ, तो ये 2 से 3 में जा रहा है। अब इसमें हुआ क्या है बताओ? देखो, चूँकि पहले जो था 2 से लेके 3 में पूरे में हीट एडिशन होता था। अभी क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसको हीट हो जा रहा है, प्री हीट हो रहा है, फिर जा रहा है ना कंबशन चैम्बर में। तो जो यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ एग्जॉस्ट हो रहा था, तो इसमें से क्या हुआ, कुछ फ्रैक्शन जो मैंने यहाँ पे रीजनरेशन लिखा है, जैसे कि यहाँ से लेके इतना जो हीट है वो इसको दे दिया कि भाई एक्सचेंज कर लिया इसको, है ना। तो ये पहले से प्री हीट होकर के ए में आ गया, ए तक आ गया। और ये जो है टरबाइन के एग्जिट पहले 4 पर हो रहा था, अब मान के चलो कि बी पर हो रहा है। अब फिर इतना जो है एटमोसफेयर में रिलीज हो रहा है, या फिर कंडेंसर बोलो या एक्सचेंजर बोलो, वहाँ पे मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रिजेक्शन है, और एडिशन जो है बेसिकली ए से लेकर के 3 तक हो रहा है, ठीक है। तो रीजनरेशन इधर, अब देखो यहाँ पर रीजनरेशन का स्कोप कितना है। तो ये हमारा टरबाइन का आउटलेट है, और ये हमारा बेसिकली जो है कंप्रेसर का जो आउटलेट है वो ये है। तो दोनों का जो गैप है दैट इज द रीजनरेशन पॉसिबल फील्ड। अब इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, तो भाई इफेक्टिवनेस जो हो जाएगा, इफेक्टिवनेस जो हो जाएगा अभी हम नीचे पढ़ लेंगे। ये पूरा रेंज कितना है, H4 माइनस H2, या फिर T4 माइनस T2, है ना। और हुआ कितना एक्चुअली में रीजनरेट, तो एच ए तक तो ही गया है ना, एक्चुअली जाना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन गया एच ए तक गया है। एच ए माइनस H2 या फिर टी ए माइनस T2, दोनों का रेशियो दिस बटा दिस होल। आगे आ जाएगा क्वेश्चन में आपको। रीजनरेशन इज द प्रोसेस इन विच द हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस कमिंग आउट ऑफ द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन आर यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग कूल्ड एयर, है ना, कमिंग आउट ऑफ द कंप्रेसर एंड बिफोर एंटरिंग द कंबशन चेम्बर। मतलब वही बोल रहा है कि भाई रिजनरेशन जो है एक प्रोसेस है जहाँ पर जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है टरबाइन से उसको हम यूज करते हैं, जो एयर हमारा जा रहा है कंबशन चेम्बर में उसको हीट कर देंगे, तब थोड़ा सा गर्म हवा जो है कंबशन चेम्बर में जाएगा, ठीक है। द प्री हीटिंग ऑफ द कोल्ड एयर डिक्रीजेज द फ्यूल रिक्वायरमेंट, इससे हमारा फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम पड़ जाएगा, है ना। ये इससे हमारा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन के बारे में हम बात करेंगे, ये सब थोड़ा छोड़ो, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिए है। अभी हम क्या करेंगे कि आइए हम बात करते हैं सिंपल इफेक्टिवनेस ऑफ, इफेक्टिवनेस और थर्मल रेशियो। देखो इफेक्टिवनेस ही बोल सकता है, थर्मल रेशियो ही बोल सकता है, या फिर डिग्री ऑफ रीजनरेशन ही बोल सकता है। मैंने बताया कि भाई T4 से लेकर के T2 ये आपका स्कोप है, इतना रीजनरेशन हो सकता है। लेकिन हुआ कहाँ तक, टी ए तक हुआ ना, टी ए तक हुआ। तो टी ए माइनस टी टू डिवाइडेड बाई T4 - T2, ये कर दिया, हमारा इफेक्टिवनेस आ गया, ठीक है। पॉज करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको। भाई आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की बात करेंगे। हेयर द कोल्ड एयर इज हीटेड टू द टरबाइन एग्जिट टेम्परेचर इन अ हीट एक्सचेंजर, इट इज पॉसिबल ओनली इन इनफाइनेटली हीट एक्सचेंजर एट द पॉइंट। भाई इसका आइडियल कहने का मतलब एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस जो है 100% रखेंगे, है ना। इफेक्टिवनेस 100% रखेंगे, तो आप यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर आप 1 पुट कीजिएगा, तो पुट पाट करके जो आपका निकल के आएगा वो यही होगा कि भाई T2 बराबर T4 हो जाएगा, ठीक है। छोड़ो, इफिशियंसी फॉर द आइडियल रीजनरेटिव साइकिल का कैलकुलेशन करना। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल का एफिशिएंसी हमें याद करना पड़ता है, वो एफिशिएंसी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना है। देखो डिराइव कैसे हुआ इसमें दिया हुआ है, आप बेसिकली इसको थोड़ा सा पॉज करके, वही क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बटा क्यू सप्लाइड, एंड 1 माइनस रिजेक्शन का टेम्परेचर का टर्म में लिख दो, सप्लाइड का लिख दो, और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत टी एम इक्वल टू T4 ऐसे वैसे कर करके थोड़ा देख लो इसको, और आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। हमें वीडियो शॉर्ट करना है बेसिकली। देखो अब आइडियल रीजनरेशन का फॉर्मूला फटाफट याद करना है कि 1 माइनस T1/T3। देखो T3 हमारा टी मैक्सिमम है, T1 हमारा टी मिनिमम है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी मैक्स, टी मिन बटा टी मैक्स पढ़ते आ रहा है, तो यहाँ भी वही है, टी मिनिमम बटा टी मैक्सिमम, लेकिन एक प्रोडक्ट है साथ में गुना किया हुआ है। तो क्या गुना किया हुआ है उसको हम याद करेंगे।
आरपी के पावर गामा माइनस वन बाई गामा, चूंकि देखो आरपी है, आरपी मतलब पी टू बाई पी वन हो गया ना, पी टू बाई पी वन के पावर जब भी पावर में होगा तो सिंपल बात है, गामा माइनस वन बाई गामा होता है ना। तो वही हो गया कि भाई ये हमारा आइडल रीजनरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, वन माइनस टी मिनिमम टी मैक्सिमम इंटू आरपी के पावर गामा माइनस वन में गामा हो गया, बस फटाफट याद करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये सब छोड़िए, आप देखिए नोट लिखा हुआ है कि भाई बियॉन्ड सर्टन प्रेशर रेशियो यूज ऑफ रीजनरेटर बिकम्स इनइफेक्टिव बिकॉज कंप्रेसर आउटलेट टेम्परेचर बिकम्स मोर देन द टर्बाइन एग्जिट टेम्परेचर। मतलब एक सर्टन रेशियो के बाद ऐसा नहीं कि रीजनरेशन अच्छा होता है, उस केस में क्या होता है कि जो कंप्रेसर आउटलेट टेम्परेचर जो है ही ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर के, जो टेम्परेचर हमें टरबाइन के एग्जिट में मिल रहा है, उसके बाद आपका रीजनरेशन का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसके लिए देखो ये हमारा आइडियल रीजनरेटिव केस में ग्राफ क्या होता है कि इफिशिएंसी और आरपी के साथ धीरे धीरे घटते रहता है, और जो हमारा आर ऑप्टिमम है, और मतलब जनरली सिंपल ब्रेटन साइकिल में क्या होगा कि एफिशिएंसी जो है ऐसे बढ़ते रहेगा, इसी में क्या है कि ऐसे घटते रहेगा, तो यहाँ पर एक कहीं पे कट करेगा, उसको बोलेंगे आर ऑप्टिमम, ठीक है। अब देखिए ये सब न्यूमेरिकल वगैरह दिया हुआ है, ये सब आप खुद से कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं, फॉर्मूला वगैरह पढ़ा दिया। इंटरकूलिंग के बारे में बात करते हैं। इंटरकूलिंग क्या होता है, देखो पहले जो है मान लेते हैं कि ये हमारा एक ही कंप्रेसर है और हम टरबाइन में भेज दिए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रेशियो मेंटेन करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा आपको गर्मी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखो हमने क्या किया कि भाई एक एक कंप्रेसर लिया, ठीक, एक कंप्रेसर लिया, उसको थोड़ा सा हमने इन कंप्रेसर किया, फिर यहाँ पर हमने एक इंटरकूलर लगाया है, थोड़ा सा इसको ठंडा कर दिया जो भी इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है, फिर से उसको दोबारा कंप्रेसर में भेजा, फिर तो उसका आउटलेट आया, अब जाके उसको हमने कंबसन चैम्बर में भेजा है, जहाँ पर फ्यूल के साथ इसका रिएक्शन होगा और बम फूटेगा, यहाँ से गरम गरम जो गैस है वो टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में घुमा देगा, मतलब एक्सपांड हो जाएगा, फिर निकल जाएगा बाहर, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा दो कंप्रेसर, एक कंप्रेसर यहाँ पर, एक कंप्रेसर यहाँ पर है, तो T1 से T2 गया, और T2 जो है फिर कांस्टेंट प्रेशर पर ही नीचे नीचे आएगा, और ये जो है T1 और T3 का टेम्परेचर दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। फिर 3 जो है टेम्परेचर 3 से 4 में जो है कंप्रेसर में राइज होगा, ये दूसरा वाला कंप्रेसर था, और 4 से जो है हमारा 5 तक क्या होगा, हीट का एडिशन होगा, फिर हमारा ये हमारा टरबाइन हो गया, इसमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये हमारा प्रेशर है, ये भी हमारा प्रेशर, ये भी हमारा प्रेशर है, लेकिन ये हमारा जो प्रेशर है ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट जो प्रेशर होगा डेट विल बी आइडल केस के लिए P2 इंटू P1 होता है, ठीक है। अब इसका जो हम ग्राफ पीवी में बना देंगे तो हमारा कुछ इस तरह दिखेगा कि भाई 1 से 2 में जा रहा है, फिर हमारा कांस्टेंट प्रेशर में हमने क्या किया, इसको ठंडा किया है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 3 से 4 में दोबारा रिवर्सिबली मतलब कि इसको हम एडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे, 4 से फिर 5 में हमारा क्या होगा, नॉर्मली कंप्रेसर चैम्बर में हीट का एडिशन होता है, इसके बाद हमारा एक्सपेंशन होगा, ठीक है। देखो वर्क नेट, जो वर्क नेट का मतलब होता है टरबाइन में से कंप्रेसर का वर्क घटा देना। अब ये जो है नेटवर्क आपका कैसे बढ़ेगा, या तो आप टरबाइन के वर्क को बढ़ाइए, दूसरा हो सकता है कि हम कंप्रेसर के वर्क को कम कर देंगे, दोनों हो सकता है। तो अगर आप टरबाइन के वर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे रीहीटिंग, और अगर कंप्रेसर के वर्क को कम करना है तो हम बोलेंगे इंटरकूलिंग। दोनों केस में हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घटेगा। जब भी वर्क नेट बढ़ेगा गैस टरबाइन में एफिशिएंसी क्या होगा, घटेगा। इससे बेसिकली एमसीक्यू के लिए है या फिर इंटरव्यू के लिए है, लेंदी क्वेश्चन मेंस के लिए आप उसको छोड़िए। In order to increase the net work output, one method is to decrease the work output required by the compressor, and this is obtained by using the several stages of compressor with intercooling। फालतू चीज आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट प्रेशर फॉर मिनिमम वर्क आउटपुट रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर। भाई इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है, फटाफट याद कीजिए। इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होगा भाई, आइए हम बताते हैं। देखो इंटरमीडिएट वाला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ऊपर ही था, लेकिन सब कुछ करने के बाद जो हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर आ रहा है, दैट इज ये आ गया आपका ना, पी आई इक्वल टू P2 इंटू P1 आ गया, ठीक है। आइए अभी हम बात करते हैं कि अब ये जो आइडियल परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए जो हमारा कुछ केस बन के आता है कि भाई T3 दोबारा बनाता हूँ मैं, ये इस तरह से बना था, तो ये यहाँ पर है और ये मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो T2 बराबर T4, और जो हमारा ये T3 मैक्सिमम है, ये T1 मिनिमम है। तो हमारा क्या है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए P2 और P1, अच्छा ये मैंने सिंपल बना दिया ना, हमें यहाँ पर दो दो कंप्रेसर दिखाना था, तो बेसिकली एक यहाँ दिखाऊंगा कंप्रेसर, और फिर थोड़ा सा मैंने इसको कूल किया, इतना कूल किया, फिर इसको ऊपर बढ़ाया, फिर इसको ऐसे लेके गया, फिर इसको ऐसे एक्सपांड किया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया, और ये बीच वाला आपका इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो ये जो पी आई है डेट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस का रूट है ना, और ये 1
2, 3, तो ये 3 और ये 1 जो है बराबर होगा, ये बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। और पी आई जो होगा P2 इंटू P1 होगा, और T4 T2 बराबर होगा। T4 T2 क्या है भाई, तो ये हमारा T4 है और ये हमारा T2 है, ये भी बराबर होगा, ध्यान रहे, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करना है आपको। T4 और T2 हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और वर्क डन इन कंप्रेसर वन और कंप्रेसर टू, यहाँ का कंप्रेसर और यहाँ का कंप्रेसर दोनों बराबर होगा। रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग में क्या होगा कि भाई कंप्रेसर है और यहाँ पर हमने कंबसन चैम्बर में ले गए, और ये हमारा कंप्रेसर का एक टरबाइन है। अब यहाँ से टरबाइन के बाद हमारा पहले खेला खत्म हो जाता था, अभी क्या है, खेला खत्म नहीं हुआ है। अब जो टरबाइन से एग्जस्ट निकला है, इसको दोबारा दूसरा कंप्रेसर चैम्बर में भेजेंगे, यहाँ दूसरा मास ऑफ फ्यूल आएगा, इसको बर्न करेगा, दोबारा से टरबाइन में भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस को बोलते हैं रीटिंग। रेटिंग करने से वो हमारा देखो, जैसे कि ये हमारा जा रहा था, ये हमारा ऐसे जा रहा था, यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्मली यहाँ तक चले गए, फिर इसके बाद दोबारा से रीड किया है, फिर हमने ऐसे एडजस्ट किया, ठीक है। बहुत ईजी है, डायग्राम को देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे ऐसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये बस बेसिकली पी और बी का डायग्राम ऐसे बनेगा भाई। 1 से 2 में टोटल कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। और 2 से 3 में हमने क्या किया है, हीट को ऐड किया है, फिर एक्सपांड किया, फिर से हीट को ऐड किया, फिर से एक्सपांड किया, ठीक है। आइए देखो, ये जो है इलेक्ट्रिकल फार्मूला है एन। एन मतलब होता है आरपीएम इक्वल टू 120 F/P होता है। 1 F मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, P मतलब नंबर ऑफ पोल होता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर होता है, इंडिया है और अमेरिका है, पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है। द नेट वर्क आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वर्क डन बाय टरबाइन एंड दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग सेवरल स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। आइए बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग। रीहीटिंग से क्या होगा वो सब देख लीजिएगा भाई। देखिए बेसिकली ये होगा कि मीन एडिशन जो होगा रीहीटिंग के कारण बढ़ जाएगा, मीन रिजेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो हम ये सब हो जाएगा, पहुँच करके देख लो भाई। इंटरमीडिएट प्रेशर फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट विद परफेक्ट रीडिंग। परफेक्ट रीडिंग का मतलब समझ में आ गया आपको, ऐसे जाएगा, फिर ये और ये बराबर होगा, फिर कितना राइज करेगा, इतना ही राइज करेगा जितना ये था, ठीक है। फिर आपको जो है ये यहाँ चला जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, एक्सपांसन होगा, ये बराबर ये बराबर ये, और ये कंप्रेशन वर्क बराबर ये कंप्रेशन, ठीक है। तो टोटल टरबाइन का वर्क जो होगा, रीट की साइकिल की बात करें ना, ठीक है, रीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हमारा ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ठीक है। तो टरबाइन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो दो टरबाइन का हम सामने लेंगे। बाकी देखो इस सब लिखते लिखते हमारा जो ड्राइव होकर के आएगा उसकी हम बात करते हैं। यहाँ भी सेम आता है, T5 = T3, मतलब कि ये बराबर ये होना चाहिए भाई, ठीक है। और पी आई बराबर P2 × P1 होगा, और T4 और T6 बराबर होगा। T4 T6 क्या है, देखो T4 और T6, तो ये T4 और ये T6 बराबर होगा। आइडियल केस के लिए जितना ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। और ये वर्क टरबाइन और ये वर्क टरबाइन दोनों इक्वल होगा, उसको बोलते हैं आइडियल रीहीटिंग। बउआ ध्यान से, ठीक है। अब आइए एक्चुअल गैस की बात करते हैं, गैस टरबाइन की। एक्चुअल गैस टरबाइन में क्या होगा कि भाई आपका देखो, कुछ तो प्रेशर में लॉस होगा, है ना, कुछ आपका मैकेनिकल में लॉस होगा, और ये सब फिर आपका क्या होगा, CP गामा डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद द टेम्परेचर के साथ जो है इसका बढ़ना घटना होता है। तो तीन चीज़ मैंने आपको बता दिया। चौथा है कि एनर्जी लॉस होगा ड्यूरिंग कंप्रेसर और एक्सपांसन, यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ पर भी एनर्जी लॉस होगा, इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी दिया होगा कंप्रेसर का, और टरबाइन की आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी दिया होगा, ठीक है। और पाँच में क्या होगा, कंप्रेसर एंड एक्सपांसन प्रोसेस नॉट फ्रिक्शनलेस एंड देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन एंट्रोपी। भाई फ्रिक्शनलेस तो है नहीं, एंट्रोपी बढ़ता रहेगा। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन द कंबशन चैम्बर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन भी होते रहेगा, बहुत सारा लॉसेस है आपको, है ना। अब ये लॉसेस उससे जब कर लेंगे, इसके बाद पहले आइए थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं आपको। तो एक्चुअल लॉस के बारे में बात करते हैं, प्रेशर लॉस के बारे में बात करते हैं। भाई प्रेशर लॉस होगा, ठीक है, वो न्यूमेरिकल में, जैसे कि मान लो कि प्रेशर यहाँ पर था, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। तो ये देखो 6 बार था, ड्रॉप हो गया, 5.4 बार आ गया, दिया रहता है, छोड़ो। मैकेनिकल लॉस की बात करते हैं। भाई देखो, कंप्रेसर टरबाइन को चलाना है, कंप्रेसर बेसिकली जो भी टरबाइन का काम है, मान लो टरबाइन ने 250 किलो वाट दिया, और कंप्रेसर बोला है कि मुझे चलने के लिए 100 किलो वाट चाहिए, तो ऐसा नहीं कि ये जो 100 किलो वाट चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 150 बच गया। आप सोचिएगा कि हाँ 100 तो दे दिया होगा इसको, बचा 150, नहीं भाई, 100 इसको लेने के लिए यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफर होगा ना, बीच पिक्चर में खा जाएगा कुछ, तो ये बेसिकली 100 जब इसको चाहिए, तो ये इस बेचारा कितना दे रहा होगा, मान लो 120, 110, इस तरह से कुछ ज़्यादा दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ 150 से कम होगा, वही बताना चाह रहा है कि लॉस होता है, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना होता है भाई, कंप्रेसर का जो कंप्रेसर का एक्चुअल एनर्जी चाहिए होगा, प्लस जो कंप्रेसर को टरबाइन दे रहा है उसका रेशियो है,
तो वर्क नेट इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी टर्बाइन। भाई नेट वर्क कितना बना, तो जो टर्बाइन ने पैदा किया और जो टर्बाइन ने कंप्रेसर को दिया है उसका घटाएंगे, ठीक है। सीपीसीबी गामा जो है चेंज होता रहता है भाई, हमेशा क्या करना, इस साइड में सीपीजी यूज करना है और इस साइड में सीपी एयर का यूज करना है, ठीक है। इधर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो बेसिकली 1.33 के आसपास होता है 1000 केल्विन पर, या फिर क्वेश्चन में दे दिया होगा इसके आसपास जो जो होगा एयर का वो 1.4 होगा 300 के आसपास पे, और एग्जाम में क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एक्सपांशन कंप्रेशन। भाई एनर्जी लॉस तो होगा ही ना इसमें, एनर्जी लॉस होगा कोई नहीं भाई, देखो टरबाइन में भी एनर्जी लॉस हो रहा है, तो टरबाइन वर्क आउटपुट हो रहा है ना, तो उसमें से लॉस हो रहा है तो घटा दो, है ना। यहाँ कंप्रेशन में को लॉस होगा तो कंप्रेशन के लिए जितना चाहिए और वो लॉस भी तुम्हें झेलना पड़ेगा, तो डब्ल्यू सी प्लस लॉस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए वो सब छोड़िए, जैसे कि कंप्रेशन में क्या होगा कि H1 चाहिए था, प्लस लॉस भी चाहिए होगा, वर्क टन टरबाइन हमें मिलता है ना तो घट के मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, ये हमारा कंप्रेसर था, यहाँ हमारा चैम्बर था, हीट यहाँ से एग्जिट हुआ, ठीक है, ये एक्सचेंज हुआ दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ। अब देखो यहाँ से जनरेटर लगा हुआ है भाई, जनरेटर का एफिशिएंसी ये सब है, तो जनरेटर का एफिशिएंसी क्या होगा भाई, पावर जो निकल के आया है और जो हमारा वर्क नेट है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेना भाई, यहाँ पर ये सब कुछ न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, आपको खाली देखते जाइए कि भाई यहाँ ये क्या हो रहा है बताओ, इंटरकूलिंग किया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ से गया यहाँ चलाया, ठीक है, वैसा हटाओ। अब कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे, कंप्रेसर का लेक्चर अलग से हम लेकर आएंगे, गैस टरबाइन का लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।